हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूपीएससी डिकोड। लास्ट के कुछ वीडियोस में हमने देखा था कि कैसे आर्यन लोग भारत में आए, उनका जीवन कैसा था, उनका लाइफ स्टाइल कैसा था, उनका रिलीजन कैसा था, उनकी सोसाइटी कैसी थी, उनका पॉलिटिकल सेटअप कैसा था। तो इन सभी चीजों पे हमने काफी डिटेल में डिस्कशन किया है। यानी कि हमने ये ऑब्जर्व करा कि उनका जो लाइफ स्टाइल था दैट वाज टोटली पेस्टोरल नोमैडिक, यानी कि उनका जो लाइफ था वो घूमते फिरते ग्वालों के जैसा था। उनका जो रिलीजन था वो नेचर की शक्तियों जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण, इनकी पूजा करना था। और उनकी जो सबसे बड़ी ताकत थी वो थी सामूहिक यज्ञ। लेकिन धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होता है। तो ओवरऑल अगर मैं समरी आपको दूं तो जो अर्ली आर्यंस थे, यानी कि देखो जो टोटल वैदिक पीरियड है, वैदिक पीरियड का टाइमलाइन कितना है ये मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, 1500 टू 600 बीसी। अब इस वैदिक पीरियड को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज अर्ली वैदिक पीरियड एंड द सेकेंड वन इज लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड का टाइमलाइन कितना है? तो अर्ली वैदिक पीरियड का टाइमलाइन आपको मिलेगा 1500 टू 1000 बीसी। और इसका जो सोर्स है वो कौन सा सोर्स है? तो ऋग्वेद इज द मेन सोर्स ऑफ दिस अर्ली वैदिक पीरियड। फिर सेकेंड में आता है लेटर वैदिक पीरियड। तो लेटर वैदिक पीरियड का टाइमलाइन आपको मिलेगा 1000 बीसी टू 600 बीसी। तो आज हम लोग का जो डिस्कशन होगा वो लेटर वैदिक पीरियड पर होगा। लेकिन फिर भी हम लोग इसको एक कंपैरेटिव चार्ट के रूप में स्टडी करेंगे ताकि चीजों को समझने में और माइंड में रिटेन करने में आसानी हो। यानी कि अर्ली वैदिक कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे थे? तो उनका लाइफ स्टाइल पेस्टोरल था, यानी कि पशुपालन ही उनका मुख्य आधार था। एग्रीकल्चर तो था लेकिन वो सेकेंडरी था और वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा था। इनका जो लाइफ था वो नोमैडिक लाइफ स्टाइल था। आर्यन जो थे, जो अर्ली वैदिक पीरियड में लोग रहते थे, वो एक ट्राइब थे और उनकी आइडेंटिटी जन थी। वो अपनी जमीन से नहीं जाने जाते थे बल्कि लोगों के समूह से जाने जाते थे। वो अपने ट्राइब से जाने जाते थे, यानी कि जन से जाने जाते थे। वो नॉर्मल यजनास करते थे, यज्ञ वगैरह करते थे। फिर जो सोसाइटी थी वो इगैलिटेरियन सोसाइटी थी। कास्ट सिस्टम नहीं था, वर्ण सिस्टम था। वहां पे हर किसी को समान अवसर मिलते थे, हर किसी के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाता था, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था। लेकिन ये कब से कब तक हो रहा है? तो ये आपको हो रहा है 1500 टू 1000 बीसी। फिर 1000 बीसी के बाद इसमें चेंजेस आ जा रहे हैं और जो पेस्टोरल नोमैडिक लाइफ है ये चेंज हो जाती है और यहाँ पे आ जाता है सेटल्ड एग्रीकल्चर। यानी अब सेटल्ड एग्रीकल्चर की शुरुआत हो रही है, यानी कि अस्थायी रूप से कृषि की शुरुआत होती है। फिर जो ट्राइबल आइडेंटिटी थी अब ये टेरिटोरियल आइडेंटिटी बन जाती है और जनपद का क्रिएशन होता है। जन का मतलब होता है लोगों का ग्रुप ऑफ पीपल, एंड जनपद का मतलब होता है जिस एरिया में वो लोग रहते हैं। जनपद का लिटरल मीनिंग होता है लोगों के पैरों के नीचे की जमीन। तो इस पे हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बस मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रो दे रहा हूं कि जो अर्ली वैदिक पीरियड में ट्राइबल आइडेंटिटी जन थी वो अब टेरिटोरियल आइडेंटिटी जनपद में कन्वर्ट हो जाती है। फिर उसके बाद जो नॉर्मल यजनाज होते थे, जो यज्ञ वगैरह होते थे, अब वो ग्रांड रॉयल रिचुअल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे राजसूय यज्ञ हो जाएगा, अश्वमेध यज्ञ हो जाएगा, यानी कि अब यजनाज भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। फिर जो इगैलिटेरियन सोसाइटी थी, जो समतावादी समाज था, वो अब रिजिड वर्ण सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि कास्ट सिस्टम का बर्थ होगा अब यहाँ पे। फिर ओवरऑल आप टाइमलाइन फिर से आप देख सकते हो कि अर्ली वैदिक पीरियड का टाइमलाइन कितना है, जैसा मैंने पहले भी बताया है, 1500 टू 1000 बीसी। फिर इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इवोल्यूशन होता है और सारे सोसाइटल चेंजेस होती हैं, पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं, कल्चरल चेंजेस होते हैं, रिलीजियस चेंजेस होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उनका लाइफ स्टाइल चेंज होता है। तो इस कारण से यहाँ पे एक डिवीजन होता है और इसको हम लोग बोलते हैं लेटर वैदिक पीरियड एंड इट्स टाइमलाइन इज 1000 बीसी 600 बीसी, दैट इज बिफोर कॉमन एरा। क्लियर? तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि वो लोग, यानी कि जो अर्ली वैदिक पीरियड के लोग थे, वो यहाँ के जब हो जाते हैं तब कौन कौन से चेंजेस आते हैं? जब उन्होंने घूमना बंद करके परमानेंट यहाँ पे बसना शुरू कर दिया, जब सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होने लगी, ऐसे कौन से बदलाव आए जो भारत की हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल कर रख देंगे? कैसे ऋग्वेद के बाद नए वेदों ने नए रूल्स बनाए,
क्यों यजनाज अब सिर्फ पूजा नहीं बल्कि एक ताकत के प्रहरी बनकर रह गए। और सबसे बड़ा बदलाव आया कि कैसे कास्ट सिस्टम की नींव पड़ी जो आज तक हमारे समाज का हिस्सा है। तो इन सारे सवालों का जवाब हम लोग ढूंढेंगे। तो ये बस मैं आप लोग को एक इंट्रो दे रहा था। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे उनकी ज्योग्राफी बदलती है। सिंध वाले रीजन से, सब सिंधु वाला जो लैंड ऑफ सेवन रिवर्स था, वहां से हटकर अब ये लोग गंगा यमुना के दोआब में बसने लगते हैं। सोसाइटी कैसे कॉम्प्लेक्स हो जाती है और छोटे छोटे जनजाति मिलकर चार बड़े वर्गों में डिवाइड हो जाती है। कैसे राज्य या फिर किंगडम का कॉन्सेप्ट आता है और राजा का ताकत कितना ज्यादा बढ़ जाता है। और कैसे रिलीजन भी चेंज होता है, ब्राह्मण, आत्मा, पुनर्जन्म दैट इज रीबर्थ, इन जैसी नई फिलोसफीज का भी फॉर्मेशन होता है। तो इन सारी चीजों को हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो अब हम लोग मूव करते हैं आगे और सबसे पहले हम लोग देखते हैं ज्योग्राफिकल शिफ्ट, जो मैंने अभी बताया कि कैसे इनका ज्योग्राफी में भी चेंज होता है, कैसे ये सब सिंधु वाले रीजन से शिफ्ट होकर ईस्टवर्ड ये माइग्रेशन करते हैं और सब सिंधु वाले रीजन से शिफ्ट होकर ये जाते हैं आपको गंगा यमुना दोआब में। क्लियर? तो अर्ली वैदिक पीरियड में जो वैदिक आर्य लोग थे वो मेनली सब सिंधु वाले रीजन में रहते थे। सब सिंधु का क्या मतलब होता है ये मैंने काफी डिटेल में आपको बताया है। तो सब सिंधु का सिंपल मतलब अभी जानो, लैंड ऑफ सेवन रिवर्स, यानी कि 7 नदियों की भूमि। यानी कि पंजाब और उसके आसपास वाले जो एरियाज थे उसमें अर्ली वैदिक आर्यन कॉन्सेंट्रेटेड थे। ये वही जगह है जहां पे 7 नदियां बहती थी। कौन कौन सी नदियां थी? तो इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज, एंड वन मोर रिवर वाज देयर दैट वाज सरस्वती। तो उनकी जिंदगी इन्हीं नदियों के किनारे बीती थी। ये जो 7 मेजर रिवर्स थी उन्हीं के किनारे इनकी जो लाइफ है, उनका जो लाइफ है वो बीतता है। फिर इनका लाइफ स्टाइल कैसा था? तो इट वाज टोटली पेस्टोरल नोमैडिक लाइफ। फिर आइडेंटिटी कैसी थी? तो ट्राइबल आइडेंटिटी थी। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। लेकिन समय के साथ अब पॉपुलेशन भी इंक्रीज होने लगा और जमीन की जरूरत इनको महसूस होने लगी। इसलिए वैदिक समाज ने ईस्ट की ओर माइग्रेशन करना शुरू किया। यानी पंजाब वाला रीजन हो गया तो ईस्टवर्ड इन्होंने माइग्रेशन करना शुरू कर दिया। व्हाई? बिकॉज पॉपुलेशन वाज इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो ये लोग अब गंगा यमुना के दोआब में शिफ्ट हो जाते हैं। दोआब का सिंपल मतलब आप समझो कि जैसे कि दोआब वर्ड जहां भी आपको मिलेगा, तो मान लो 2 रिवर है, दिस वन इज रिवर फर्स्ट एंड दिस वन इज रिवर सेकेंड। तो 2 नदियों के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं दोआब। फॉर एग्जाम्पल अगर इसे हम लोग गंगा रिवर बोलते हैं, इसे यमुना रिवर बोलते हैं, तो गंगा यमुना के बीच का जो स्पेस है इसको हम लोग दोआब बोलेंगे। तो ये लोग अब सब सिंधु वाले रीजन से शिफ्ट होकर गंगा यमुना दोआब वाले रीजन में सेटल हो जाते हैं। क्लियर? यानी कि ये दोआब जो थे, ये दोआब के जो इलाके थे, ये अब उनकी नई दुनिया बन जाते हैं और यहीं से शुरू होता है असली इतिहास। इसी दोआब क्षेत्र में 2 बहुत ही पावरफुल ट्राइब या फिर जन आगे आते हैं, दैट वाज कुरु एंड पंचाल। इस दोआब वाले रीजन में 2 ट्राइब आगे आती हैं, कुरु ट्राइब एंड पंचाल ट्राइब। क्लियर? इन्हीं दोनों ट्राइब्स को हम लेटर वैदिक सिविलाइजेशन का हर्ट मान सकते हैं। इन्हीं के यहाँ वो सारी कॉम्प्लेक्स चीजें डेवलप हुई जिसका हम लोग अभी जिक्र करने वाले हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, जन से जनपद तक का सफर। यानी देखो, अर्ली वैदिक पीरियड में क्या है? तो ट्राइबल आइडेंटिटी जन है। लेटर वैदिक पीरियड में क्या है? तो जनपद है। तो आखिरकार इस जन से जनपद तक का सफर कैसे तय होता है? तो क्लियर एक चीज मैं बताऊं कि जन का मतलब होता है ट्राइब या फिर ग्रुप ऑफ पीपल। अर्ली वैदिक पीरियड में लोग अपने जन से अपने आप को आइडेंटिफाई करते थे। वो किसी टेरिटोरियल एरिया से अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते थे। फिर अब देखो, यानी जन का मतलब हो गया ग्रुप ऑफ पीपल। अब जनपद का लिटरल मीनिंग क्या होता है? जनपद का मतलब है कि जन के पैरों के नीचे की जमीन। यानी जन का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, उन ग्रुप ऑफ पीपल के पैरों के नीचे का जमीन। यानी कि अब सिर्फ लोग नहीं बल्कि एक फिक्स टेरिटोरी भी हो गई जिसका वो हिस्सा थे। सॉरी। क्लियर? तो जब ट्राइब्स ने एक पर्टिकुलर जमीन पर अपना कब्जा करना सीखा तब जाकर जनपद का निर्माण होता है। ये एकदम रेवोल्यूशनरी स्टेप था। अब वो घूमते फिरते ग्वाले नहीं रहे बल्कि एक स्थायी सेटल्ड सोसाइटी बन चुके थे और इसी
सेटल्ड लाइफ ने आने वाले सभी जो चेंजेस थे उनको जन्म दिया। क्लियर? तो अगर हम लोग रिकैप करें तो ज्योग्राफिकल शिफ्ट होता है, सब सिंधु रीजन से ये लोग शिफ्ट होकर जाते हैं गंगा यमुना दोआब पे। क्लियर? फिर नए नए एपी सेंटर डेवलप हो जाते हैं, कुरु सेंटर हो जाता है, पंचाल सेंटर हो जाता है, ये सब एपी सेंटर डेवलप हो जाते हैं, कल्चरल हब बन जाते हैं। फिर आपको कॉन्सेप्चुअल चेंजेस भी आपको मिलेंगे, जन से यानी कि ट्राइब से जनपद यानी कि टेरिटोरी में ये लोग कन्वर्ट होते हैं। और सिंपल सी एक बात है कि जब जमीन से रिश्ता बदलेगा तो सोसाइटी, पॉलिटिक्स और रिलीजन भी बिना बदले नहीं रह पाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है इन सारी चीजों में भी चेंजेस होंगे। यही कारण है कि इस पूरे वैदिक एज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। अर्ली वैदिक पीरियड, क्योंकि यहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कुछ और है, सोसाइटल स्ट्रक्चर कुछ और है, रिलीजियस स्ट्रक्चर कुछ और है। लेकिन जो अर्ली वैदिक लेटर वैदिक पीरियड है यहाँ पे चेंजेस आते हैं, इस कारण से इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। क्लियर? तो ज्योग्राफिकल शिफ्ट हमने देख लिया। पहले हमने इंट्रो देखा कि कौन कौन से चेंजेस इसमें आते हैं, ओवरऑल एक इंट्रोडक्शन देखा समरी के तौर पे। फिर ज्योग्राफिकल शिफ्ट हमने देखा। अब हम लोग लेटर वैदिक पीरियड के सोसाइटी पे डिस्कशन करते हैं। क्लियर? तो अभी तक हमने देखा कि कैसे वैदिक लोगों ने अपना घर पंजाब और उसके आसपास वाले एरिया से शिफ्ट करके गंगा के उपजन में बसाया। अब आप सोच सकते हैं कि जब एक ग्रुप एक जगह रहने लगे तब क्या होगा। सोसाइटी जो है ऑब्वियस सी बात है कॉम्प्लेक्स होने लगी, और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा सोशल रेवोल्यूशन, एक ऐसा सफर जिसने पूरे भारत के समाज को शेप दिया फॉर सेंचुरीज टू कम। अब देखो, जो अर्ली वैदिक सोसाइटी थी वो इगैलिटेरियन सोसाइटी थी, यानी कि समतावादी समाज था उस समय। जो वर्ण सिस्टम था वो फ्लेक्सिबल था, इट वॉज टोटली बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, यानी कि आप जो काम करते हो उस काम के बेसिस पे आपका वर्ण डिसाइड होगा। यानी कि अगर आप पूजा पाठ कराते हो, अगर आप शिक्षा देते हो, टीचिंग करते हो तो आप ब्राह्मण हो, अगर आप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हो, अगर आप वॉरियर हो तो उस समय आप राजपूत कहलाओगे। क्लियर? तो ऐसे ही चीजें हैं, राजपूत, ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, शूद्र एक्सेट्रा। तो अब ये था, ये जन्म के आधार पे नहीं था। यानी कि अर्ली वैदिक सोसाइटी में जो वर्ण व्यवस्था थी, इट वाज नॉट बेस्ड अपॉन द बर्थ, इट वाज टोटली बेस्ड अपॉन द ऑक्यूपेशन। और इसमें सोशल मोबिलिटी जो थी वो पॉसिबल थी, यानी कि आप अपना जो वर्ण है उसको आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप ब्राह्मण है तो आप क्षत्रिय बन सकते हैं, अगर आप शूद्र है तो आप ब्राह्मण बन सकते हैं। जो स्ट्रक्चर था वो इगैलिटेरियन ट्राइबल स्ट्रक्चर था, कोई रिलीजियस सैंक्शन नहीं थे उन लोगों पे। यानी कि अर्ली वैदिक सोसाइटी में, अर्ली वैदिक जो पीरियड था उसमें सोसाइटी थी फ्लेक्सिबल। आदमी का दर्जा उसके काम पे डिपेंड करता था। अगर कोई वॉरियर अच्छा था तो वो रिस्पेक्टेड था, अगर कोई पुजारी अच्छा था तो वो भी रिस्पेक्टेड था। वर्ण व्यवस्था तो थी बट इट वाज नॉट बर्थ बेस्ड। लेकिन अब देखो, अब यहाँ पे होता है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि सामाजिक परिवर्तन होता है अब यहाँ पे। लेटर वैदिक पीरियड आते आते ये जो फ्लेक्सिबिलिटी थी, ये फ्लेक्सिबिलिटी खत्म होने लगती है। क्लियर? सोसाइटी एक रिजिड हायरार्की में बदल जाती है। जन्म ही तय करने लगा कि आदमी कौन है और सोसाइटी में उसकी जगह क्या है। ये हायरार्की को हम वर्ण व्यवस्था के नाम से जानते हैं, और अगर हम लोग बोले सिस्टम तो जाति व्यवस्था यही है। क्लियर? अब देखो ये कैसे सिस्टम है, यानी कि पहले कैसा था, पहले ऐसा था कि आपका किसी भी कास्ट में जन्म हो रहा है, किसी भी वर्ण में आपका जन्म हो रहा है तो आप सोशल मोबिलिटी पॉसिबल थी, आप दूसरे वर्ण में जा सकते हैं। लेकिन अब ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब जो वर्ण सिस्टम था ये बर्थ पे बेस्ड हो गया और ये काफी ज्यादा रिजिड सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो, जो ब्राह्मण होंगे यानी द प्रीस्ट, ये अब सबसे ऊपर आ जाएंगे। इनका काम था पढ़ाना लिखाना, यजनास करवाना और रिलीजियस रूल्स को मेंटेन करना। पुरुष सूक्त जैसे हाइम्स में इनको सबसे ऊपर रखा गया। फिर आपको मिलेंगे क्षत्रिय, द रूलर्स एंड द वॉरियर्स, तो ये दूसरे नंबर पे थे। राजा, सेना और एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो इनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इनमें और ब्राह्मण में पावर के लिए हमेशा कंपटीशन होते रहता था। फिर आपको मिलेंगे वैश्य, यानी कि द फार्मर्स एंड द ट्रेडर्स। तीसरे नंबर पे ये लोग थे। नंबर 1 कौन थे? ब्राह्मण, सेकंड पे क्षत्रिय, थर्ड पे वैश्य। यानी ये वो लोग थे जो सोसाइटी को फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे
किसान, दुकानदार, गौपालक एक्सेट्रा। यजनास के लिए इनका दान जो था वो काफी इंपॉर्टेंट होता था। फिर आपको मिलेंगे शूद्रास। शूद्रास मतलब हो गया लेबर्स एंड सर्वेंट्स। ये चौथी और सबसे नीची सीमा पे थे। इनका काम था जो बाकी के 3 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उनकी सेवा करना। तो लेकिन एक चीज आप देखो, ये पहले भी था, लेकिन अब क्या हुआ कि ये सिर्फ प्रोफेशन का डिवीजन नहीं रहा, ये एक सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस डिवीजन भी था। उच्च वर्ण के लोग नीचे वर्ण के लोगों से अलग रहने लगे, उनसे शादी नहीं कर सकते थे और ना ही उनके साथ वो खाना खा सकते थे। सोशल मोबिलिटी पूरी तरीके से खत्म हो गई। अब आप जहां पैदा हुए आप वहीं पे रह जाओगे, और इसी कॉम्प्लेक्स वर्ण व्यवस्था ने ही आगे चलकर जाति या कास्ट सिस्टम को जन्म दिया। ये लेटर वैदिक पीरियड की सबसे लास्टिंग लेगेसी है, विच इज निगेटिव, जिसका परिणाम आज तक हम अपने समाज में देखते हैं। क्लियर? तो ये आपको जो डायग्राम है वो समझ आ गया होगा, जिसमें पहले अर्ली वैदिक सोसाइटी कैसी थी उसके बारे में मैंने बताया, फिर लेटर वैदिक सोसाइटी जो थी वो कैसी थी, रिजिड वर्ण सिस्टम आ गया, बर्थ पे पूरी तरीके से वो बेस्ड हो गया। पहले इट वाज बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, नाउ इट वाज बेस्ड अपॉन द बर्थ। सोशल मोबिलिटी पे पूरी तरीके से खत्म हो गई। हायरार्किकल स्ट्रक्चर आ गया, 4 टायर पिरामिड जो मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया है वो आ गया। सैंक्शनड बाय रिलीजन, पुरुष सुक्ताहाइन। क्लियर? तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। अब ज्योग्राफिकल शिफ्ट हमने डिस्कस कर लिया, फिर सोसाइटल स्ट्रक्चर कैसा था वो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पॉलिटिकल सेटअप पे। देखो, तो अभी तक हमने देखा कि कैसे समाज जो था वो छोटे छोटे जनों से मिलकर 4 बड़े वर्गों में डिवाइड हो जाता है। अब एक सवाल माइंड में ये आता है कि आखिरकार इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को चलाया कौन? कैसे एक सिंपल ट्राइबल चीफ जिसके पास लिमिटेड पावर्स थी, जिसे हम लोग राजन कहते थे, हमने डिस्कस किया है, वो एक सम्राट यानी कि एम्परर में तब्दील हो जाता है, जिसके पास अब एब्सोल्यूट पावर आ जाएंगे। तो अर्ली वैदिक पॉलिटी यानी कि जो अर्ली वैदिक सोसाइटी था, उसमें जो लीडर होता था उसको हम लोग क्या कहते थे? तो उसको हम लोग राजन कहते थे। ये वाला कॉन्सेप्ट था फर्स्ट अमंग इक्वल्स, यानी कि सब कोई बराबर है, लेकिन उसमें पहला जो आएगा वो कहलाएगा राजन। उसके डिसीजंस पे ट्राइबल असेंबली जो थी, जैसे सभा और समिति, उसका इफेक्ट पड़ता था। उसके पास जो पावर थी वो पूरी तरह से एब्सोल्यूट नहीं थी, उसका काम था लोगों को प्रोटेक्ट करना। क्लियर? वो जो था बस एक ट्राइबल चीफ होता था। ठीक है? कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, कोई टैक्सेशन नहीं था। इस बात को ध्यान रखना, अर्ली वैदिक पीरियड में कोई भी टैक्सेशन नहीं था, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन था वहां पे, बाली जिसको हमने डिस्कस किया था, लेकिन प्रॉपर जो टैक्सेशन फॉर्म होता है वो टैक्सेशन नहीं था वहां पे। क्लियर? अब देखो, और ये जो पूरा डिवीजन था ये किनशिप और ट्राइब बेस्ड था, यानी कि एक ट्राइब के लोग अलग, जैसे कुरु ट्राइब के लोग अलग हो गए, पंचाल ट्राइब के लोग अलग हो गए, मत्स्य ट्राइब के लोग अलग हो गए। क्लियर? लेकिन अब देखो, अब जब लेटर वैदिक पीरियड आता है 1000 बीसी से 600 बीसी का, तो लेटर वैदिक पीरियड आते आते ये जो राजन थे ये एक पावरफुल किंग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ठीक है? उसके डिवाइन राइट को एस्टैब्लिश किया जाता है। अब वो सिर्फ एक लीडर नहीं था, बल्कि प्रजा का वो पालनहार था। उसके पास अब परमानेंट आर्मी आ जाएगी। ठीक है? और उसने टैक्स सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया, जिसे हम लोग बाली कहते हैं। बाली पहले भी आपको देखने को मिलेगा, लिखा हुआ टर्म मिलेगा, लेकिन प्रॉपर नहीं था, वॉलंटरी टैक्सेशन था वो, मन है तो दीजिए। लेकिन अब एकदम प्रॉपर हो गया कि आपको देना ही है, क्योंकि आर्मी जब आप रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको पैसे चाहिए। अब ये जो किंग्स थे ये अपनी पावर को प्रूफ और लेजिटिमेट कैसे करते थे? तो इसका आंसर आपको मिलेगा ग्रैंड रॉयल रिचुअल्स, जो इंट्रो में मैंने आपको बताया था। ये जो रिचुअल्स थे ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स थे और ये इनमें बहुत ज्यादा पैसे लगते थे। देखो, अब जैसे आपको मिलेगा इसमें राजसूय यज्ञ, ठीक है, अश्वमेध यज्ञ। तो राजसूय यज्ञ क्या है? इससे किंग का कोरोनेशन होता था। इसके बाद वो ऑफिशियली एक चक्रवर्ती सम्राट बन जाता था। यानी कि राजसूय जब शब्द आपको मिलेगा तो आप समझना कोरोनेशन रिचुअल, यानी कि ऑफिशियली जो किंग का कोरोनेशन राजसूय यज्ञ में किया जाता था।
फिर आपको मिल जाएगा अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ जो था ये सबसे फेमस और पावरफुल रिचुअल था। एक हॉर्स को छोड़ दिया जाता था, वो दौड़ते रहता था, जिस किंगडम से वह गुजरता वो किंगडम, जैसे कि मान लो कोई राजा है, ठीक है, कोई एम्पेरर है, कोई राजा है, उसके पास अपना एक हॉर्स है। मान लो उसने, उसका जो एरिया है वो ए एरिया है, फिर अगल बगल में बी एरिया है, सी एरिया है, तो यहां से हॉर्स निकल रहा है, फिर हॉर्स यहां से घूमते घूमते पूरे एरिया को कवर करता है। जिस एरिया को हॉर्स ने कवर कर लिया वो एरिया, मान लो बी को कवर कर लिया, तो ये बी वाला एरिया ए वाले राजा के पास आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो दिल्ली से कोई घोड़ा निकलता है, दिल्ली के सम्राट ने दिल्ली से कोई घोड़ा छोड़ा सॉरी, वो यूपी गया, यूपी से बिहार गया, बिहार से बंगाल गया, और उस घोड़े को अगर कोई नहीं रोकता है तो ये पूरा एरिया दिल्ली के सम्राट का हो जाएगा। लेकिन मान लो कि दिल्ली से घोड़ा निकला, यूपी क्रॉस करा, उसने बिहार पहुंचा, लेकिन बिहार के जो राजा है, बिहार के राजा ने उस घोड़े को रोक लिया। अब दिल्ली के सम्राट और बिहार के राजा में होगा बैटल, और जो जीतेगा फिर वो उसका एरिया अपना हो जाएगा, फिर वो फिर से अश्वमेध यज्ञ करवाएगा, ठीक है। तो यानी कि अश्वमेध करने वाला जो राजा होता था वो अपना टेरिटोरी क्लेम करता था, अपने एम्पायर को वो एक्सपैंड करता था। क्लियर? तो यहां से पॉलिटिक्स और रिलीजन का जो कनेक्शन है वो क्लियरली दिखने को मिलता है। कैसे? क्योंकि जिस भी किंगडम से वो गुजरता था हॉर्स, वहां के किंग को उसे रोकना होता था, नहीं तो एक्सेप्ट करना होता था कि वो अश्वमेध करने वाले किंग से कमजोर है, क्योंकि इससे एम्पायर एक्सपेंड होता था। अब देखो, जो ये सारी चीजें कैसे होती थी, तो यजनाज होते थे, यज्ञ होते थे, पूजा पाठ होता था, ये सारे स्टार्ट होते थे। तो पॉलिटिक्स और रिलीजन का कनेक्शन जो है यहाँ पे क्लियरली दिखता है। ब्राह्मण प्रीस्ट इन रिचुअल्स को कंडक्ट करते थे, बदले में एक को दक्षिणा यानी कि डोनेशन देता था। इससे ब्राह्मण को वेल्थ मिलता था और किंग को रिलीजियस लेजिटिमेसी मिलती थी। दोनों एक दूसरे की पावर को स्ट्रेंथन करते थे। इसी पावरफुल पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से अब आपको जो जनपद वगैरह थे ये बदलकर महाजनपद बनने लगे। जो 16 महाजनपद आप देखोगे, अगले वीडियो हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे, तो कुरु हो गया, पंचाल हो गया, कोसल हो गया, विदेह हो गया, इन जैसे स्ट्रॉन्ग किंगडम्स इमर्ज हुए। यही वो 16 महाजनपद हैं जिसमें से एक मगध भी था, जो आगे जाकर अखंड भारत के फर्स्ट एम्पायर का सेंटर बनता है। तो अब ओवरऑल क्या हुआ कि राजा बन गया महान, समाज बन गया कॉम्प्लेक्स, पर क्या लोगों का रिलीजन वैसा ही रहा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब सोसाइटी और पॉलिटिक्स इतने ज्यादा चेंज होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, रिलीजन भी पीछे नहीं रह सकता है। रिचुअल्स जो है वो अब कैसे होंगे, फिलॉसफी क्या होगी उस समय के समाज की, तो अब हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे। रिलीजियस लाइफ ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। देखो, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में, ताकि यहां से फिर कंपैरिजन करने में आसानी होगी। जो अर्ली वैदिक रिलीजन था, इट वाज सिंपल नेचर वर्शिप, ओपन एयर यजनास। यानी कि अर्ली वैदिक जो धर्म था वो सिंपल था। ये एक सामूहिक कार्यक्रम होता था, सब मिलकर प्रकृति की शक्तियों जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण, इन सब की पूजा करते थे, इनको मानते थे, ठीक है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होता था। इसका गोल क्या होता था? मेटेरियल बेनिफिट। भगवान से ये लोग ब्लेसिंग मांगते थे कि अगर वॉर होता है तो उसमें हम लोग जीत जाए, हम लोगों को वेल्थ मिले, बारिश हो जाए, ठीक है, मेटेरियल बेनिफिट्स हो। सभी लोग मिलकर पार्टिसिपेशन करते थे और ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता था। लेकिन यहां फिर से अब रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्योंकि सारी चीजें बदल रही हैं। अब जो यजनास थे वो लंबे, कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव हो गए। इसमें हवन कुंड, कई टाइप की सामग्री और कई प्रीस्ट की टीम लगने लगी। अब यजनास का मकसद सिर्फ देवताओं को खुश करना नहीं था, अब इसका यूज राजा की पावर को जस्टिफाई करने के लिए होने लगा। जैसे हमने राजसूय और अश्वमेध यज्ञ में देखा, ब्राह्मण का जो रोल था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि वही इन कॉम्प्लेक्स रिचुअल को कंडक्ट कर सकते थे, ठीक है। जब रिचुअल्स बदलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि गॉड भी चेंज होंगे। अब गॉड चेंज होने का मतलब है कि जो इंपॉर्टेंस था, जैसे पहले आपको इंद्र, वरुण, अग्नि, इन जैसे गॉड्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था,
लेकिन अब नए गॉड का राइज होता है, लोग नए भगवान को मानना स्टार्ट कर, जैसे प्रजापति, विष्णु, रुद्र। प्रजापति जो थे वो सबसे सुप्रीम गॉड बन जाते हैं, जिन्हें सृष्टि का कर्ता माना जाने लगा। फिर विष्णु, ये पहले एक छोटे देवता माने जाते थे, लेकिन अब वो एक बड़े प्रोटेक्टर गॉड के रूप में उभर कर सामने आते हैं। फिर रुद्र हो गया तो एक फियर्स गॉड, जिनके एट्रीब्यूट्स आगे जाकर शिवा में मिलते हैं। ठीक है, तो इसी पीरियड में एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है, एक रिबिलियन होता है। देखो अब कैसा, यानी कि रिलीजियस स्ट्रक्चर कैसा था ये हमने देख लिया। तो कॉम्प्लेक्स एंड लेंदी रिचुअल्स राजसूय एंड अश्वमेध यज्ञ में आपको देखने को मिल जाएगा। राइज ऑफ प्रीस्टहुड, ब्राह्मण डोमिनेंस, यानी कि प्रीस्ट की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, एक टीम लगता था, एक ग्रुप लगता था, क्योंकि इन सारे कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स को ब्राह्मण कंडक्ट कराते थे, तो ब्राह्मण्स का डोमिनेंस बढ़ जाता है। इसका गोल अब केवल भगवान को खुश करना नहीं था, बल्कि पावर और डोमिनियन था। राजा का जो रूल था उसको लेजिटिमाइज करना भी अब इसका पर्पस बन जाता है। लेकिन फिलोसफिकल चेंजेस क्या होते हैं यहाँ पे? अब फिलॉसफी का क्या सिस्टम था? तो अब देखो, कुछ लोगों ने सोचा कि इतने बड़े एक्सपेंसिव और वर्ल्डली यजनास का क्या फायदा, क्या इससे उन्हें मुक्ति मिल सकती है? तो इस सवाल का जो जवाब होता है उसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट बनता है, दैट इज उपनिषदिक फिलॉसफी, यानी कि उपनिषद का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यही वो दौर था जब तपस्या और ज्ञान को रिचुअल से ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाने लगा। इसी आइडिया से उपनिषदों का जन्म हुआ। इन्हीं ग्रंथों ने हमें वो रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट दिए जो आज के फिलॉसफी का बेस है, जैसे ब्राह्मण, आत्मन, कर्मा, संसार, मोक्ष, ये सारी चीजें यहां से स्टार्ट होती है। अब ब्राह्मण का सिंपल यहां पे मतलब समझो, द अल्टीमेट एंड द यूनिवर्सल सोल। ब्राह्मण का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? ब्राह्मण वर्ड का ब्रह्म, ब्रह्म वर्ड, इट्स सिंपल नॉट ब्राह्मण, इट्स सिंपल ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब हो जाएगा द अल्टीमेट यूनिवर्सल सोल। फिर आत्मा, आत्मा का मतलब हो जाएगा द इंडिविजुअल सोल। फिर आइडिया क्या है यहाँ पे कि आत्मा और ब्रह्मा एक है, तत्त्वम असि। तत्त्वम असि का मतलब होता है यू आर डेट। फिर कर्मा, मोक्षा, रीबर्थ, यानी कर्मा का थ्योरी, रीबर्थ का थ्योरी, एंड अल्टीमेट गोल ऑफ लिबरेशन, दैट इज मोक्ष। तो इन सारी चीजों से मुक्ति के कॉन्सेप्ट यहां पे आते हैं। तो यजना से लेकर योगा तक, इंद्र से लेकर ब्रह्म तक का सफर, ये लेटर वैदिक पीरियड की ही देन है। इसी पीरियड ने हमें दो अलग अलग रास्ते दिए, एक कर्मकांड का रास्ता और दूसरा ज्ञान का रास्ता, जिसे उपनिषदों ने दिखाया। यही दो स्ट्रीम्स आगे जाकर पूरे हिंदुस्तान की फाउंडेशन बनती है। क्लियर? तो आई होप आपको रिलीजियस सेटअप भी समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे आगे इस सारी चीजों का मैंने पीडीएफ फॉर्मेट आपको प्रोवाइड करा दिया है, ताकि आपको अगर डिटेल में पढ़ना हो तो यहां से आप रीडिंग इनका कर सकते हो। तो अगर हम लोग वीडियो को कंक्लूड करते हैं तो सिंपल सा हम लोग ये बात बोल सकते हैं यहाँ पे कि ज्योग्राफी बदली, समाज बदला, राजा बदले और भगवान तक बदले। तो अब सवाल ये है कि आखिर इन सब का मतलब क्या है? Why does this history from 3000 years ago matters to us even today? तो इसका मतलब यह है कि लेटर वैदिक पीरियड ने वो सॉलिड फाउंडेशन डाल दी जिस पर आज का भारत खड़ा है। क्लियर? चाहे आज हम कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, हमारी जड़ें इसी युग में है, वैदिक पीरियड में। वैदिक पीरियड का टाइमलाइन कितना है आपको? 1500 टू 600 बीसी। क्लियर? तो हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, हमारी जड़ें जो है वो इसी 3000 साल पहले के युग में है। ओवरऑल अगर बोले तो यही वो दौर था जहां वर्ण व्यवस्था ने जन्म लिया, जो आगे जाकर जाति व्यवस्था में बदल जाता है। आज भी हमारे समाज का जो स्ट्रक्चर है उसकी शुरुआत यहीं से होती है। इसने हमारे रिश्तों, शादियों और सोशल रूल्स को डिफाइन किया। यही वो दौर था जब राष्ट्र या किंगडम का आइडिया आया, एक सेंट्रलाइज्ड पावर, एक स्टैंडिंग आर्मी और टैक्स सिस्टम। ये सब कॉन्सेप्ट इसी पीरियड की देन है, वैदिक पीरियड की। आज भी हमारा पॉलिटिकल सिस्टम इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। अगर हम इंडियन हैं तो उसकी पहचान भी इसी पीरियड में बनती है। ये वो ब्रिज था जो वैदिक कल्चर को क्लासिकल कल्चर से जोड़ता है।
इस पीरियड ने हमें वो सारी चीजें दी जिसे आज हम पहचानते हैं। अब इससे रिलेट इसका जो पीडीएफ वो मैंने टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करा दिया है ऑलरेडी। फिर इससे रिलेटेड जो प्री और मेंस ओरिएंटेड टेस्ट होंगे वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे महाजनपद के बारे में, क्योंकि अगर आपको लगता है कि अब सब कुछ सेटल हो जाएगा, सोसाइटल चेंजेस हो गए, पॉलिटिकल चेंजेस हो गए, रिलीजियस चेंजेस हो गए, इकोनॉमिक चेंजेस हो गए हैं, तो आप बिल्कुल गलत है यहाँ पे। क्योंकि वैदिक पीरियड के बाद का टाइम और ज्यादा ड्रामेटिक हो जाता है। तो अगली वीडियो में हम जाएंगे महाजनपद वाले युग में, जहां 16 पावरफुल किंगडम्स आपस में लड़ाई करने लगते थे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।